स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड में चलने वाला टॉपिक जीएसटी अर्थात आपका जो ऑप्शनल पेपर है बीकॉम पार्ट थर्ड में एबीएसटी सेकंड जीएसटी, और हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा टैक्स है जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। और हाल ही में भारत सरकार ने 3 वर्ष पहले ये एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में वन नेशन वन टैक्स के रूप में यहाँ लागू किया था। तो आज का हमारा मुख्य जो लेक्चर है वह जीएसटी पर होगा। व्हाट इज जीएसटी अर्थात जीएसटी क्या है, इस पर हम आज का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये जीएसटी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी की फुल फॉर्म जो रखी गई है वह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 टर्म विशेष रूप से आई है। नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 सर्विसेज और नंबर 3 इज टैक्स। इन 3 से मिलकर हमारा बना है जीएसटी। जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर टैक्स। तो विद्यार्थियों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हमें आज डिटेल स्टडी करनी है और इसके क्या रूल्स रेगुलेशन है ये आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। गुड्स का शाब्दिक अर्थ हिंदी में हमने लिखा है माल। आपने पढ़ा है कि जो व्यक्ति कपड़े का व्यापार करता है उसके लिए कपड़ा गुड्स है, जो व्यक्ति दवाइयाँ का व्यापार करता है दवाइयाँ उसके लिए गुड्स है, और जो पेपर का काम करता है उसके लिए पेपर गुड्स है, और जो मोबाइल बेचता है उसके लिए मोबाइल गुड्स है। तो सामान्य भाषा में जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है, लेकिन इस एक्ट में गुड्स को डिफाइन किया गया है, वो भी अपने को अच्छी तरीके से समझना है। इस एक्ट की धारा 252 मेन धारा है 2 और 52 में इसको एक्सप्लेन किया है। माल से आशय मुद्रा एवं प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्तियों से है, अर्थात मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ दीजिए आप। इसके अलावा जितने भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सब गुड्स की परिभाषा में आती हैं, लेकिन इसमें अभियोग योग्य दावे अर्थात एक्शनेबल क्लेम्स, खड़ी फसलें अर्थात ग्रोइंग क्रॉप्स, घास अथवा अन्य ऐसी सभी वस्तुएं जो जमीन से जुड़ी हुई हों अथवा भूमि का हिस्सा हो, जिनको आपूर्ति से पूर्व अथवा आपूर्ति अनुबंध के तहत पृथक करने का अनुबंध किया गया हो, सम्मिलित है। तो आपने देखा कि एक्ट की परिभाषा में बताया गया है कि गुड्स में मुद्रा शामिल नहीं है, प्रतिभूतियां शामिल नहीं है, और मूवेबल प्रॉपर्टी जितने भी हैं वो इसमें शामिल हैं। और जमीन व जमीन से जुड़ी हुई अगर किसी वस्तु का हम कारोबार कर रहे हैं तो वो भी गुड्स नहीं है, अर्थात जमीन से अलग करके किसी वस्तु को बेचने का अगर हमारा एग्रीमेंट है तो गुड्स की परिभाषा में आता है। खड़ी फसल, घास एवं भूमि से जुड़ी हुई अन्य वस्तुएं जो भूमि का हिस्सा होती है, माल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यदि इन्हें आपूर्ति अथवा आपूर्ति अनुबंध के तहत आपूर्ति से पूर्व अलग करने की सहमति हुई है तो ये माल कहलाएंगे, और अगर इनको जमीन से अलग करने की सहमति नहीं है तो ये माल की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो ये तो परिभाषा है हमारी गुड्स की। दूसरा मेन पॉइंट इसमें आता है सर्विसेज, सेवाएं। हम देख रहे हैं कि हम बहुत से ऐसे व्यापार हैं जहां पर केवल सेवाएं दी जाती हैं। जैसे हमारी मोबाइल इंडस्ट्री है वो हमें टेलीफोन सुविधाएं दे रही है, बिजली कंपनी अपने को बिजली सप्लाई कर रही है, रेलवे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हमारे गुड्स को एक दूसरी जगह से सप्लाई करती हैं, हमारा पोस्ट ऑफिस है जो हमें डाक की सुविधाएं दे रहा है, जैसे स्पीड पोस्ट दे रहा है या रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रहा है। तो हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को देखते हैं, एक लेक्चरर जैसे हम लोग हैं वो हम हमारे लेक्चर्स सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारी सब सर्विसेज में आती है, सेवाएं। तो इस एक्ट में सेवाओं को भी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। इस एक्ट की धारा 2 और स्मॉल 102 में बताया गया है, सेवाओं से आशय माल, मुद्रा व प्रतिभूतियों को छोड़कर अन्य सभी कुछ से है, परंतु इसमें मुद्रा के प्रयोग से संबंधित गतिविधियां अथवा इसके एक रूप, करेंसी अथवा मूल्य वर्ग का अन्य किसी रूप, करेंसी अथवा मूल्य वर्ग में परिवर्तन संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं, बशर्ते इनके लिए अलग से प्रतिफल वसूल किया जाता हो। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए 2000 रुपए के नोट को 10-10 रुपए के नोट में परिवर्तन कराना हो, जिसके लिए कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, सेवा नहीं है। परंतु विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तन करना,
मुद्रा के बदले बैंक ड्राफ्ट जारी करना, एक जगह से दूसरी जगह कोई राशि ट्रांसफर करना जिस पर कमीशन लगता है, वो सेवा की परिभाषा में आती है। तो जहां प्रतिफल है वो सर्विसेज इस धारा में कर योग्य हो जाती हैं। तीसरी टर्म आती है इसमें, वो है टैक्स, कर। आपने पढ़ा है कि कर जो है भारत सरकार दो प्रकार के लगाती है। एक कर है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अर्थात ऐसा कर जो करदाता स्वयं अपने पास से चुकाता है वो प्रत्यक्ष कर होता है, जैसे इनकम टैक्स। और एक ऐसा कर जिसका भार हम किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दें तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इन तीनों को मिला दीजिए आप, गुड्स सर्विस और टैक्स, तो ये हमारा एक्ट का नाम बन गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, ये एक आम प्रश्न आपके सामने आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जीएसटी संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अर्थात भारत का कोई भी ऐसे स्थान नहीं है जहां पर अप्रत्यक्ष के रूप में विक्रय या आपूर्ति पर जीएसटी नहीं लगता हो। तो 1 जुलाई 2017 को इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अब हमें समझना है जीएसटी की अवधारणा क्या है। विद्यार्थियों, व्यापार में 3 तरह की कंपनियां काम करती हैं। आप कोई भी ट्रांजेक्शन देखते हैं तो हमारे व्यापार में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, जिनमें पहली कंपनी होती है निर्माणी कंपनी, जिनको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो निर्माणी कंपनी क्या है? ऐसी कंपनी जो कि माल का उत्पादन करती है तथा तैयार माल को अपने व्यापारियों को बेचती है। तो ऐसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से हम जानते हैं। अर्थात किसी वस्तु का उत्पादन करके, निर्माण करके बेचने वाली कंपनी निर्माणी कंपनी कहलाती है। दूसरे टाइप है व्यापारिक कंपनी, जिसे हम ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। तो ट्रेडिंग कंपनी क्या है ये समझिए आप। ऐसी कंपनी जो केवल माल, यानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसका माल कहलाता है, का व्यापार करती है, यानी बना बनाया माल खरीदती है और बना बनाया माल प्रॉफिट कमाकर बेच देती है। तो ऐसी कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में हम रखते हैं। अर्थात जो कंपनी निर्माण माल खरीदती है और उस माल को बेच दे और अपना प्रॉफिट कमाए तो वो ट्रेडिंग कंपनी होती है। और तीसरी प्रकार की कंपनी होती है सेवा प्रदाता कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज। तो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कौन सी है भी आपको समझना है। ऐसी कंपनी जो केवल सेवा देने का काम करती है तो हम उसे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के नाम से जानते हैं। जैसे टेलीकॉम सर्विसेज कंपनी, ऑपरेटिंग सर्विस देने वाली कंपनी, गैस कंपनी, या हम कहें कि बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी। ये सब कंपनी ऐसी हैं जो हमें सेवाएं देती हैं। तो ये हो गई सेवा प्रदाता कंपनी। डियर स्टूडेंट्स, जब भारत में जीएसटी नहीं आया था, अर्थात 1 जुलाई 2017 से पहले, तो उस समय कंपनी के नेचर और माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स लगता था। अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के कर लगते थे। लेकिन जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया तो ये सभी टैक्स जो हैं बंद कर दिए गए। इनको हम एक बार समझते हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले लगने वाले इंडायरेक्ट टैक्स थे। पहला मैंने आपको बताया वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा था सीएसटी, तीसरा था एक्साइज ड्यूटी, चौथा था सर्विस टैक्स और पांचवा एंटरटेनमेंट टैक्स। ये क्या थे ये मैं एक बार आपको सामान्य तरीके से बताना चाहता हूं। वैल्यू एडेड टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो किसी राज्य के अंदर माल बेचने पर उस स्टेट सरकार के द्वारा ये कर वसूल किया जाता था। जैसे राजस्थान के व्यापारी ने राजस्थान के व्यापारी को ही माल बेचा तो ऐसी बिक्री पर लगने वाला टैक्स वेट था। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेट अधिनियम बने हुए थे। एक था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने पर लगने वाला कर। जैसे राजस्थान का व्यापारी यदि दिल्ली के व्यापारी को माल बेचे या बिहार के व्यापारी को माल बेचे या यूपी के व्यापारी को माल बेचे तो ऐसी बिक्री पर लगने वाला टैक्स सेंट्रल सेल टैक्स। तीसरा था एक्साइज ड्यूटी, अर्थात जो निर्माणी कंपनियां किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो अपने उत्पादन पर लगने वाला कर एक्साइज अर्थात उत्पाद शुल्क कहते थे। सेवा प्रदाता कंपनियां जो सेवाएं देती थी उन सेवाओं पर लगने वाले कर का नाम था सर्विस टैक्स। और जो कंपनियां हमें मनोरंजन कर सेवाएं देती थी, मनोरंजन कराने वाली कंपनियां थी, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह हैं, तो उन पर लगता है एंटरटेनमेंट टैक्स। तो डियर स्टूडेंट्स,
इन पांचों प्रकार के टैक्स को एकीकृत करके भारत सरकार ने जीएसटी के रूप में इनको मर्ज कर दिया। जीएसटी को मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको समझाया है, वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर के रूप में ये हमारा जीएसटी है। और इससे पहले 1 जुलाई 2017 से पहले सेवा प्रदाता कंपनियों को लगता था सर्विस टैक्स, मनोरंजन प्रदान करने वाली कंपनियों पर लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स, एक राज्य से दूसरे राज्य के बाहर माल बेचने पर लगता था सेंट्रल सेल टैक्स, और एक राज्य के अंतर्गत माल बेचने पर लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, और निर्माणी कंपनियों के द्वारा भारतवर्ष में उत्पादन करने पर लगता था एक्साइज ड्यूटी। तो इन पांचों करों को मिलाकर सरकार ने एक कर बना दिया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी हम जानते हैं। अगला जो चार्ट में बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ जीएसटी, अर्थात जीएसटी के प्रकार। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्य टैक्स हमारा है जीएसटी। ये स्टूडेंट जीएसटी को इस एक्ट में 3 भागों में हमने बांटा है। एक है एसजीएसटी अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर मैंने इन दोनों को एक रेखांकित करके बताया है, एसजीएसटी और सीजीएसटी ये इंट्रा स्टेट के रूप में है, अर्थात एक ही राज्य के अंतर्गत यदि हम माल की सप्लाई करें तो स्टेट जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल जीएसटी भी लगेगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ राजस्थान के व्यापारी ने राजस्थान के व्यापारी को ही माल बेचा, तो ऐसी बिक्री या ऐसी आपूर्ति या ऐसी प्रदान की गई सेवा पर एसजीएसटी भी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा। अब जो भी कर की दर निर्धारित है उन दरों का आधा एसजीएसटी हो जाएगा और आधा सीजीएसटी हो जाएगा। मान लीजिए कर की रेट 5% है तो उस पर 2.5% एसजीएसटी लगेगा और 2.5% सीजीएसटी लगेगा। ये है इंट्रा स्टेट सेल्स पर, अर्थात एक ही राज्य के अंतर्गत माल के आपूर्ति या विक्रय पर। फिर मैंने बताया आपको आईजीएसटी। आईजीएसटी है इंटीग्रेटेड जीएसटी अर्थात एकीकृत माल व सेवा कर। तो इसके लिए मैंने बताया आपको ये इंटर स्टेट है, अर्थात एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य के व्यापारी को जब माल बेचता है या आपूर्ति करता है तो ऐसी बिक्री पर या ऐसी प्रदान की गई सेवा पर लगने वाला टैक्स आईजीएसटी उस पर लगेगा। जैसे राजस्थान के व्यापारी ने यूपी के व्यापारी को माल बेचा तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होगा वो आईजीएसटी होगा। अर्थात हमें इसके 2 विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जीएसटी से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा गया है। ये सभी वस्तुओं के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। ये 4 वस्तुएं ऐसी हैं, इन वस्तुओं को माल व सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर पुराने कर ही लगाए जाते हैं। इनके उत्पादन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर सीएसटी या वेट लगाया जाता है। अगर उत्पादन हुआ है तो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, अगर इनका राज्य के अंतर्गत विक्रय हुआ तो वेट लगेगा, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में विक्रय हुआ तो उस पर सीएसटी लगेगा। मानवीय उपयोग की शराब, इसको भी माल व सेवा करके दायरे से बाहर रखा गया है, तथा इसके उत्पादन पर राज्य उत्पाद शुल्क व विक्रय पर सीएसटी या वेट लगाया जाता है। तंबाकू और उसके उत्पाद, यद्यपि इनको जीएसटी के दायरे में तो रखा गया है परंतु इन वस्तुओं पर जीएसटी के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगाया जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से अफीम, भारतीय भांग और अन्य नारकोटिक्स ड्रग्स पर जीएसटी लागू तो है परंतु इनको जीएसटी के दायरे में तो लिया है लेकिन अभी इस पर जीएसटी नहीं लगाया है, परंतु इन वस्तुओं पर जीएसटी के साथ साथ राज्य उत्पाद शुल्क स्टेट एक्साइज भी लग रहा है। तो सामान्य रूप से आप ये समझिए कि वर्तमान परिस्थितियों में जीएसटी पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और मानवीय उपयोग की शराब को छोड़कर सभी माल व सेवाओं पर लगता है, यदि वो कर योग्य हों। अगर करमुक्त हैं तो नहीं लगेगा, ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ना है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या है। अर्थात जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उस पर जो हम टैक्स चुकाते हैं वो इनपुट जीएसटी है, और जब हम कोई माल बेचते हैं और उस पर ग्राहक से टैक्स वसूल करें तो वो आउटपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी, जब कोई व्यापारी किसी पंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति से कोई कर योग्य माल या सेवा क्रय करता है तब ऐसे क्रय पर जो टैक्स भुगतान करता है उसे इनपुट जीएसटी के नाम से हम जानते हैं। आउटपुट जीएसटी,
जब कोई पंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या व्यापारी को कोई करयोग्य माल या सेवा की आपूर्ति या विक्रय करता है, तब इसे ऐसे विक्रय आपूर्ति पर जो टैक्स क्रेता से वसूल करते हैं वह आउटपुट जीएसटी कहलाता है। अर्थात क्रय के समय भुगतान किया गया टैक्स इनपुट जीएसटी और विक्रय के समय वसूल किया गया टैक्स आउटपुट जीएसटी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी की गणना कैसे करें, इसका ये फॉर्मूला बना, जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। हमने जितना ग्राहकों से कर वसूल किया गया है उसमें से हमने जो क्रय के समय भुगतान किया गया टैक्स अगर घटा दें तो हमारा जीएसटी पेएबल आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम जीएसटी पेएबल आसानी से ज्ञात करके दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपना व्यापार करना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। तो जीएसटी नंबर लेने की योग्यता क्या है, अर्थात क्या लिमिट्स हैं कि हमें जीएसटी नंबर लेना है और कैसे लेना है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जीएसटी का नंबर लेने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप किस राज्य में अपना व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अर्थात हमें पहले ये फोकस करना है कि हमारा व्यापार कौन से राज्य में हम शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर लिया है। राज्यों को हम 2 भागों में बांटते हैं और ये जो नियम आपको बता रहा हूँ ये 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हैं। इस आधार पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। राज्यों की 2 कैटेगरी हमने की हैं इस एक्ट के अनुसार। नॉर्मल कैटेगरी जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं और स्पेशल कैटेगरी जो विशेष श्रेणी के राज्य हैं। मैं पहले आपको विशेष श्रेणी के राज्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनकी मैंने 2 कैटेगरी की हैं, ए और बी। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां टर्नओवर 10 लाख रुपए से अधिक है तो हमें जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। अर्थात माल व सेवाओं की सप्लाई हम कर रहे हैं और हमारी टर्नओवर जो हम आवर्त के नाम से जानते हैं, अगर हमारी वार्षिक टर्नओवर 10 लाख से अधिक हो गई इन 4 स्टेट में तो हमें जीएसटी नंबर लेने होंगे, ये हमारी लिमिट है। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना में अगर हम व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं और हम माल व सेवाएं दोनों की आपूर्ति करना चाहें तो टर्नओवर हमारा 20 लाख रुपए से अगर अधिक है तो हमें जीएसटी नंबर लेने होंगे। तो आपने देखा कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना ये विशेष श्रेणी के राज्य हैं। अब विद्यार्थियों, जो व्यापारी इन राज्यों के अलावा भारत में अन्य स्थान पर अन्य किसी राज्य में व्यापार कर रहा है या करना चाहता है, जैसे राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तो वो नॉर्मल कैटेगरी है, सामान्य श्रेणी के राज्य हैं। वहां पर आपको 2 बातें ध्यान रखने की है। यदि हम माल व सेवाएं दोनों या केवल सेवाएं दे रहे हैं, माल भी सप्लाई कर रहे हैं, सेवाएं भी दे रहे हैं या केवल सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारा टर्नओवर 20 लाख से अगर अधिक है तो हमें जीएसटी नंबर लेना होगा। और अगर हम केवल माल की आपूर्ति कर रहे हैं तो हमारा टर्नओवर 40 लाख से अधिक है वार्षिक रूप से, तो हमें जीएसटी नंबर लेना होगा। तो ये हमारी लिमिट्स हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए। अगर इन टर्नओवर की लिमिट से अगर हम कम माल बेचते हैं तो हमें जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। हम एक कंपोजिशन स्कीम है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो आप समझ सकते हैं। तो ये हमारी है जीएसटी नंबर लेने की योग्यताएं। यह नियम जो आपने पढ़े टर्नओवर लिमिट से संबंधित है, परंतु व्यवहारिक स्थिति में टर्नओवर लिमिट की कोई विशेष अहमियत नहीं है। यदि आप व्यापारी हैं तो बिना जीएसटी नंबर के आप दूसरे राज्य से माल नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपको माल की सुपुर्दगी बिना जीएसटी नंबर के नहीं करते हैं। इसलिए यदि आपको व्यापार करना है तो जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है। ये देखो, मैंने आपको पते की बात लिख दी है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं और अपने व्यापार को खूब बढ़ाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि बिना जीएसटी के हम नंबर के हम व्यापार कर सकते हैं। आपको जीएसटी नंबर लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप जीएसटी नंबर लेंगे तो आप जो है किसी भी स्टेट से माल खरीद सकते हैं और जब माल बेचेंगे तो ग्राहकों से भी आप टैक्स ले सकते हैं। तो ये लिमिट जो है ये केवल नियमों के लिए है। बाकी अगर आपको व्यापार में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो जीएसटी नंबर आपको लेना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें बार बार एक शब्द आया टर्नओवर, तो बहुत से बच्चे सोच रहे हैं टर्नओवर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, टर्नओवर का एक्ट में नाम दिया आवर्त। ये भी एक हार्ड सा नाम लगता है। तो ये क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में आप समझिए, व्यापार में होने वाला सभी प्रकार का विक्रय
व्यापार का कुल आवर्त या एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। अर्थात पूरे 12 माह की अवधि में हमारे व्यापार में हमने जो सभी प्रकार के विक्रय किए हैं, चाहे करयोग्य विक्रय किए हों, चाहे कर मुक्त विक्रय किए हों, चाहे हमने कैसी भी सेवाएं दी हों, हम उन सब का अगर विक्रयों का योग कर लें तो वो हमारे लिए कुल आवर्त या एग्रीगेटेड टर्नओवर कहलाता है। और उसी के आधार पर हमें लिमिट्स तय करनी है, 40 लाख की या 20 लाख की या 10 लाख की, जैसा भी है। और कंपोजिशन स्कीम में जैसे हम 1.5 करोड़ की बात करेंगे तो ये हमारा टर्नओवर कहलाता है। सामान्यतया ये बिक्री या आपूर्ति का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको जीएसटी कंसेप्ट के बारे में समझाया है कि जीएसटी क्या है, ये टैक्स कैसे बना, ये कब शुरू हुआ, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, जीएसटी नंबर कैसे ले, ये बातें आपने संक्षेप में पढ़ी हैं। अगले लेक्चर में मैं इसकी विशेष बातें आपको और पढ़ाऊंगा, जो आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर्स आप वॉच करते रहिए। मेरा चैनल है SKS E-क्लासेज के नाम से, जिसमें आपको जीएसटी के और भी लेक्चर नियमित रूप से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये लेक्चर यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेक्चर आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।